Hello students, my name is Utkarsh and Inorganic Chemistry faculty at Step Up JEE, pursuing BTech from NIT Jalandhar. इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एसजीआरटी 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। दोस्तों मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट बुक है एंड एक मस्ट बुक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लेक्चर लेने के बाद आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करें एंड अपने शेड्यूल के अंदर रोज शेड्यूल के अंदर आधा घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीड करने के लिए रखें और वो एनसीईआरटी आप रीड करें। मैं नहीं कह रहा आप पूरा चैप्टर रीड करें, आधे घंटे में या फिर 15 मिनट में जितना पेजेस आपका रीड हो रहे हैं इतना रीड करें, बट इसको रोज की हैबिट बनाएं। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा लगभग 300 मार्क्स का पेपर होता है पूरा जेईई मेंस का। उसके अंदर 100 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है और 100 मार्क्स में से 30, 35, 40 मार्क्स की वेटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखती है। और जैसा मैंने कहा ऐसा अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स पक्के हैं और आपकी रैंक बूस्ट होना कन्फर्म है। सेकंड थिंग ये कि जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, उस नोट्स को संभाल के रखें, एट द एंड ऑफ द डे उसको एक बार रीड करें उसके बाद से। दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो जेईई 2023 और 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। इस पे पूरा जेईई 2023 का 2024 का सिलेबस मेंस प्लस एडवांस दोनों का आएगा। आप इससे ट्यून्ड रहें और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो नोन एलिमेंट्स हैं अभी लगभग इन करंट 115 120 नोन एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसको डिस्कवर कर लिया गया है। तो उनको किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है इस चैप्टर में हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब का ओवरव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि 11th में और 12th में दोनों ही स्टैंडर्ड में इनके ऊपर एक इंडिविजुअल अलग से चैप्टर है हर एक ब्लॉक के ऊपर। तो इस चैप्टर में हम इसका ओवरव्यू करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करती हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 1 के अंदर वो हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है और इंट्रोडक्शन इज पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत आखिरकार है क्यों। तो अपनी कॉपी पे आप लिखिए, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। वीडियो को पॉज करिए और आपको अगर इसका आंसर पता हो, नहीं भी पता हो तो सोचिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और कमेंट में लिखिए। इससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी एंड एडवांस में आपको बहुत फायदा होगा। सो व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, इसको बहुत अच्छे हम एग्जांपल से समझेंगे, एनालॉजी से समझेंगे। मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में जाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब लेके आनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब आपको लेके आनी है क्योंकि आपको जेईई मेंस के लिए एडवांस के लिए उसमें इनऑर्गेनिक किताब से पढ़ना है, बट वो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं वो क्लासिफाइड नहीं है। वो क्लासिफाइड नहीं है। मैथ की किताब, केमिस्ट्री की किताब, फिजिक्स की किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट, सबकी किताबें एक संग रखी हैं। तो हाउ डू यू फाइंड योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक, इट इज सो मच डिफिकल्ट। आप खुद सोचिए, आपको हर एक किताब देखनी पड़ेगी, उसका नाम देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि आपकी किताब है या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड सिनेरियो देखिए। सेकंड सिनेरियो क्या है कि आप लाइब्रेरी में गए हैं और आपकी किताब क्लासिफाई है। एक आपका डेस्क, एक रो है वो मैथ की है, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की। तो आप सीधे केमिस्ट्री के रो में जाएंगे, अपनी किताब निकालेंगे और आ जाएंगे। आपका से टाइम बचा नहीं बचा। सो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर हम इसको एलिमेंट के हिसाब से समझे तो एलिमेंट को अगर हम क्लासिफाई कर देंगे तो उनकी स्टडी करना कितना आसान हो जाएगा। अगर हमें किसी एलिमेंट की जरूरत है
और हमें मान लो हमें एक ऐसे एलिमेंट की जरूरत है जिसकी प्रॉपर्टी हार्ड हो, तो उस एलिमेंट को ढूंढना कितना आसान हो जाएगा। तो दिस इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थे? तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ओके, तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आईआईटी जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लेकिन थोड़ा फन भी चल जाता है। तो दिन में आधा घंटा अपने खेलने के लिए जरूर निकाल सकते हैं। आउटडोर गेम खेलिए, आपका से हेल्थ भी अच्छी होगी एंड माइंड भी फ्रेश होगा। आधे घंटा आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पढ़ाई के संग कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन क्लासिफिकेशन या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आप हेडिंग इसमें डाल लीजिए। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? एक्चुअली इन अर्ली 19th सेंचुरी बहुत कम ऐसे एलिमेंट थे जो कि डिस्कवर हुए थे। लगभग 15, 20, 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तभी से जो हमारे साइंटिस्ट थे उस वक्त के, उनके मन में आया कि जो ये अभी एलिमेंट है, चलो इनको क्लासिफाई किया जाए, इनको एक टेबल में अरेंज किया जाए इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो तभी से हमारे साइंटिस्ट मतलब इतने ज़्यादा लीजेंड थे, तो उन्होंने तभी से अपना दिमाग लगा के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। और जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था वो किया था हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन्स डॉबर्नियर इन 1829, इन द ईयर 1829। कितना पहले! उस वक्त मतलब जॉन्स डॉबर्नियर जो हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा लीजेंड व्यक्ति थे। इनका एक स्टोरी भी है कि ये खेती किया करते थे, खेती के साथ साथ ये पढ़ा भी करते थे। ऐसी स्टोरी सुननी चाहिए, मोटिवेशन मिलती है। तो ये खेती क्या करते थे, खेती के साथ साथ पढ़ा भी करते थे अपना, वो रात को पढ़ते थे और खेती करते थे। तो उन्होंने एक बार अपनी कुछ स्टडी वगैरह करके अपना एक पेपर को यूनिवर्सिटी भेजा। यूनिवर्सिटी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस यूनिवर्सिटी भेजने के बाद उन पर कॉल लेटर आता है कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आइए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने उस दिन कहा था कि आज मैं आखिरी बार आलू की खेती कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आलू की खेती नहीं करूँगा, अपना पूरा जीवन साइंस में निकाल दूंगा। बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति तो हम इनको कह सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो जॉन्स डॉबर्नियर ने सबसे पहले क्लासीफाई किया था, और उन्होंने इसको क्लासीफाई किस तरीके से किया था हम वो पढ़ते हैं। उसको हम बोलते हैं डॉबर्नियर ट्रायड्स। क्या बोलते हैं? डॉबर्नियर ट्रायड्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहला अटेम्प्ट था बाय जॉन्स डॉबर्नियर, जिसको हम बोलते हैं डॉबर्नियर ट्रायड्स। तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ एक 3 के ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, जिसको उन्होंने ट्रायड्स बोला। क्या बोला? इसको उन्होंने ट्रायड्स बोला। इन्होंने इसको 3 के ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। और जो 3 एलिमेंट्स थे उनका क्या सेम था? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। और उन्होंने उससे एक प्रॉपर्टी निकाली, जिसको वो प्रॉपर्टी ये थी कि जो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट होगा वो मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मान लीजिए उन्होंने एक ट्रायड बनाया, इसको उन्होंने नाम दिया ए बी सी। तो उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द बी, is arithmetic mean of the atomic mass of the other 2 element, that is arithmetic mean of A and C का atomic mass is the atomic mass of B। and ऐसे उन्होंने कई सारे ट्रायड्स फॉर्म किए। उन ट्रायड्स को अभी हम नीचे पढ़ते हैं। तो इसके पहले आप एक बार मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे, अरिथमेटिक मीन वगैरह बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एक बार चलिए हम इसमें ड्राइव इसको कर लेते हैं। ड्राइव मतलब इसको एक बार शो कर देते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ बी क्या हो जाएगा? हम इसमें ऐसे लिखते हैं, बी का एटॉमिक वेट इज इक्वल टू ए का एटॉमिक वेट, ए का एटॉमिक वेट प्लस सी का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2। सो ये बोला था हमारे साइंटिस्ट डोबर्नियर ने। अब उन्होंने कौन कौन से ट्राइड फॉर्म किए वो ट्राइड हम पढ़ते हैं, देखते हैं। 7-8 ट्राइड्स फॉर्म किए थे। मेन उन्होंने 3 ट्राइड फॉर्म किए थे। एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और एक ट्राइड उन्होंने फॉर्म किया था क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये ट्राइड्स क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम, सेम इन द सेंस सिमिलर। सिमिलर या तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी या इनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी होगी। पीरियोडिसिटी इन द सेंस ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज होगा प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे कि मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा या इसका या इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो या तो इक्वल होगा या ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे कि ये 10 से इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये 10 से इंक्रीज हो जाएगा, या ये 10 से डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये 10 से डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? अभी आगे और समझेंगे पीरियोडिसिटी को, बट प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने ऐसे तीन तीन के ग्रुप फॉर्म कर दिए और उन्होंने क्या बोला कि जो मिडल वाले का एटॉमिक वेट होगा वो अदर टू के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। जैसे कि हम इसमें देखते भी, जो लिथियम का हमारा एटॉमिक वेट होता है वो होता है 7, इसका होता है हमारा 23 और इसका होता है हमारा 39। तो अगर हम इसको करें 7 + 39/2 क्या होगा वो 7 + 39/2 दैट इज 46/2 23। यस, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ऐसे हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम का भी हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी हो जाएगा। इसके एटॉमिक वेट भी मैं अभी लिख देता हूँ। आपने अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब आपको पता होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, एटॉमिक वेट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आप उनके याद कर लेना। इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक वेट याद करना, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके तो याद कर ही लेना। हाँ 27, जैसे कि यहाँ पे जितने एलिमेंट है सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इन सबका एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा, क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा? बहुत इजी चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत हार्ड नहीं होता वो टेबल वगैरह याद करना। भाई आपको आईआईटी में जाना है तो आपको मिनिमम इतना तो याद करना ही पड़ेगा, तभी क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप याद नहीं करेंगे, दूसरे बच्चे ने याद कर लिया, शायद वो आपसे आगे निकल जाएगा उसको याद करने के चक्कर में। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें आप उनको याद कर लो बिना बिना कहे, अगर आप याद कर सकते हो। हाँ, आप इतना जरूर पूछ सकते हो कि सर इसको मुझे याद करना है, याद करने का तरीका बताओ, तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कमेंट में बताइए, वो चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए, एक और ट्रायड उन्होंने फॉर्म किया था, वो भी मैं लिख देता हूँ। उन्होंने एक और ट्रायड फॉर्म किया था, दिस वन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक, डिमेरिट, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ डोमिनेटेड ट्रायड? तो डिमेरिट इसके, एक तो ये था डिमेरिट कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट थे उन सबको इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था, सारे एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था। तो आप इसको नीचे डिमेरिट में डाल के लिख सकते हैं, लिखिए all the known elements, all the known elements were not classified, were not classified by Dauvergne। ठीक है, दिस इज द ड्रॉबैक, डिमेरिट ऑफ Dauvergne ट्रायड्स। इसका एक और ड्रॉबैक था, वो क्या था, कई ऐसे एलिमेंट थे जो उस वक्त डिस्कवर हो गए थे और वो भी उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी, लेकिन वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वो था हमारा हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। क्या था हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम होती हैं, बट ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसका 1 होता है, इसका 7, इसका 23। इन दोनों का जो एटॉमिक वेट का मीन आएगा वो आएगा 24/2 दैट इज 12 एंड 12 इज नॉट द एटॉमिक वेट ऑफ द लिथियम। सो प्रॉपर्टी सेम, बट इस लॉ को फॉलो उन्होंने नहीं किया। ऐसे एक और हमारा ट्राइड फॉर्म हो रहा था, वो था ऑक्सीजन, दिस दिस वन। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उस लॉ को, डॉमिनेट के लॉ को फॉलो इसने नहीं किया था। अगर हम इनका एटॉमिक वेट देखें तो ऑक्सीजन का हमारा 16, इसका हमारा सल्फर का 32, सेलेनियम का होता है हमारा 79। तो अगर इन दोनों का एटॉमिक वेट का मीन लेंगे तो वो 32 के इक्वल नहीं आएगा। चलो लेके देख लेते हैं, 16 + 79/2, तो ये हमारा आ जाएगा 16 + 79/2, मैथमेटिक्स 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 करो उसको सॉल्व, 80 97/2। ठीक है,
95/2, that is 447.5, which is not the atomic weight of the sulfur. ठीक है, ओके ये नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया और आप पे बनानी तो फिर आपको रिग्रेट होगा, एंड रिग्रेट इज द वर्स्ट थिंग, ठीक है ना। सेकंड जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिखिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सेकंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था। 1965 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कि अगर हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरह क्लासिफाई करें, वेट की तरह ऑर्डर कर दें, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को देखते हुए ऑर्डर में लगा दें, तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो पहले की जैसी होगी, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्टेव्स जानते हो ना, ऑक्टेव्स क्या होता है म्यूजिक के अंदर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद जो 8वां आएगा वो दोबारा क्या आएगा, साई आएगा, ठीक ना। तो जो 8वां होता है, 8वां हमारा जो ऑक्टेव होगा, 8वां जो हमारा धुन होगा वो पहली धुन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो 9वां धुन होगा वो सेकंड धुन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इनका न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने एक टेबल भी दी थी, उस टेबल को मैं यहाँ पे लिखता हूं। VCNOF सारे गामा पा नी सा। मेरी आवाज कैसी है जरा नीचे कमेंट में लिख के बताना। सारे गामा, मैं जानता हूँ अच्छी नहीं है, कमेंट में गाली आएंगी। SCl पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो उन्होंने क्या बोला था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। देखते हैं वन, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो प्रॉपर्टीज इसमें इस तरीके से इक्वल हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम, इनकी प्रॉपर्टीज इनकी सेम। तो कैसे हम उनको पढ़ते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4 5 6 7, जो 8वां एलिमेंट होगा सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी लिथियम के, ठीक ना। अगर हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कार्बन के इक्वल होगी, सिमिलर होगी। अगर हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम, अगर हम स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के सिमिलर होगी। सो दिस इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, इसको याद कर लेना। याद करना मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करेंगे। तरीका होता है याद करने का, जैसे कि हाई हेलो लिथी बर्ड, BCNOF, नैना मंगाए आलू, स्लीप ऊपर, शुड नॉट क्लैरिफाई। जिस तरीके से ऐसा तरीका होता है याद करने का वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बता दूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तो पूरी टेबल आपको याद करना बता दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है, मजा भी आता है। तो इसको भी आप नोट करें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, इसको नोट करें। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, मैंने बताई थी। इसकी डिमेरिट देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे। तो इसका डिमेरिट क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है इसका डिमेरिट। इसका डिमेरिट ये था, मत सोचिए इसका डिमेरिट आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है ना, मतलब हम इसको अज्यूम वो नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते क्या था ऐसे मन से सोच के, ठीक है। तो इसका डिमेरिट ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन थी वो लाइटर एलिमेंट के लिए तो ठीक है, जिनका एटॉमिक वेट कम है उनके लिए तो बहुत ठीक बैठती थी, लेकिन हैवी एलिमेंट कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट थे उनके लिए ये ठीक नहीं बैठ रही थी, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसमें आप लिखिए डिमेरिट में आप क्या लिखेंगे, क्वाइट वर्क फॉर लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, या फिर आप लिखिए ओनली
वर्कड फॉर लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हम प्रीवियस ईयर में जी मेंस के अंदर, जी एडवांस के अंदर इतने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कॉन्फिडेंस बूम होता है। प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, एडवांस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नो डाउट इट इज अ ग्रेट थिंग। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मत समझिएगा कि एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लूंगा। भाई चैप्टर पढ़ लिया आपने, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो, चैप्टर वाइज लेना प्रीवियस ईयर की, जो जो चैप्टर आपको होते जाए उसके सॉल्यूशन लगाते चलो। मेंस की भी एडवांस की भी बहुत हेल्प होती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमारी है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था वो था लॉथरमियर कर्व। क्या था? लॉथर एक्चुअली लॉथरमियर कर्व, जो हमारे साइंटिस्ट थे लॉथरमियर, और हमारे एक और साइंटिस्ट थे डिमिट्री मेंडलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, डिमिट्री मेंडलीव, क्योंकि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी ना, माइंड ब्लोइंग क्लासिफिकेशन थी उनकी। जो उनकी क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड माइंड ब्लोइंग क्लासिफिकेशन थी, तो इसलिए उनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उनके बारे में ये बता रहा था कि जो डिमिट्री मेंडलीव थे एंड लॉथरमियर थे, लगभग दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, दोनों को एक दूसरे के वर्क के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन दोनों जो वर्क कर रहे थे लगभग सिमिलर कर रहे थे, सिमिलर वर्क कर रहे थे। दोनों के जो रिजल्ट थे वो सिमिलर ही आए थे। ठीक है, तो सबसे, लेकिन हम पहले लॉथरमेयर को पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ था, बट डिमिट्री मेंडलीव का वर्क पब्लिश हुआ था और उनका वर्क सटीकता ज्यादा ज्यादा बेटर था। ठीक है, तो लॉथरमेयर ने क्या क्या करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक कर्व प्रोवाइड करा था। एक काम करिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। इन्होंने बोला था लॉथरमेयर ने, मेंडलीव ने भी यही बोला था, ठीक ना, तो इसके बाद मेंडलीव का आएगा, उसमें भी आप डेफिनेशन लिखना। इन्होंने बोला था लॉथरमेयर ने कि पीरियोडिक, लिखिए आप लॉथरमेयर कर्व के नीचे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, या फिर केमिकल भी बोल सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, आपने एक बात नोटिस करी होगी, जितनी भी हमने अभी तक हिस्ट्री के डेवलपमेंट पढ़े, जितने भी साइंटिस्ट ने क्लासिफाई एलिमेंट को किया, वो सब केवल एटॉमिक मास को देख रहे थे, केवल एटॉमिक मास को देख रहे थे। डिमिट्री मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को देखा, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो किसके ऊपर बेस्ड है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के जैसे अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर दें तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो पीरियोडिसिटी शो करेगी। यानी कि एक पीरियड के बाद, पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक पीरियड के बाद, एक पीरियड के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट करेंगी। पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग, रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग। अगर पीरियोडिसिटी इन आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पीरियोडिसिटी इन टेस्ट हो गया तो रिपीटेशन ऑफ टेस्ट इज द पीरियोडिसिटी। ठीक है, आप रोज खाना खाते हैं तो वो भी एक पीरियोडिसिटी है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग इज पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के जैसे लगा दें तो उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो पीरियोडिसिटी शो करेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा लॉथरमेयर का क्लासिफिकेशन। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था, सॉरी इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ अभी मैं आपको शो करता हूँ बनाकर। तो इन्होंने ग्राफ बनाया था, इन्होंने ग्राफ कैसे बनाया था, इन्होंने एक्स एक्सिस पर लिया था एटॉमिक मास। क्या लिया था इन्होंने? एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास क्यों लिया था? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास है। उन्होंने वाई एक्सिस पे क्या लिया था? उन्होंने वाई एक्सिस पर लिया था एटॉमिक वॉल्यूम। और जो कर्व आया था वो कर्व कुछ इस तरीके का आया था, ठीक है। तो उन्होंने कर्व में क्या नोटिस किया? उन्होंने कर्व में ये नोटिस किया, जो कर्व की पीक्स थी, जो कर्व की पीक्स थी, उनको अल्काली मेटल्स, उनको अल्काली मेटल्स ने एक्वायर किया था, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने ये नोटिस करी, उन्होंने सेकंड चीज ये नोटिस करी, जो कर्व का असेंडिंग पार्ट था, जो कर्व का असेंडिंग पार्ट था, असेंडिंग पार्ट समझ रहे हैं, दिस इज असेंडिंग पार्ट, दिस इज असेंडिंग पार्ट, जो कर्व का असेंडिंग पार्ट था उसको हेलोजन मेटल ने एक्वायर किया था। किसने? हेलोजन मेटल ने, सॉरी हेलोजन मेटल कह रहा हूं, उनको हेलोजेंस ने एक्वायर किया था। हेलोजेंस जानते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस, अल्काली मेटल सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ठीक है। और उन्होंने क्या नोटिस किया था कि जो जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व है, जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व है, ठीक है, जैसे कि दिस पार्ट, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट ने हमारा एक्वायर किया था। किन्होंने? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारी, और ये जो हमारा कर्व का पार्ट था उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल ने करा था, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ने एक्वायर किया था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि कर्व के अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, कर्व के अंदर जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, उन्होंने सेम पोजीशन एक्वायर करी। जैसे कि आपने देखा ना, अल्काली मेटल्स पीक्स पे आ रहे हैं, सबकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, प्योरिटी इन प्रॉपर्टीज हैं। जो ट्रांजिशन, जो हमारे हेलोजेंस हैं, वो इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कर्व में है, सबकी प्रॉपर्टीज हेलोजन की सेम होती है, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबकी प्रॉपर्टीज में प्योरिटी देखने को मिलती है, सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। So this is the Lothar-Meyer classification, ठीक है। तो आप इसको कर्व को बनाइए, कर्व को नोट डाउन करिए। कभी कभी आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि जो पीक ऑफ द लॉथर-मेयर कर्व था वो किसने एक्वायर किया था, डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, ये सब आ जाया करता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दोनों को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आप अभी इस चैप्टर की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर है उसका, उसको रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आए उसको अंडरलाइन करके रखिए, उसको अपने टीचर से पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं आपको उसके क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टेप अप जेईई के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। फ्री में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन ये प्लेटफॉर्म देगा एंड आपका सिलेक्शन एकदम सिक्योर है अगर आप हमको फॉलो करते हैं। लेकिन फॉलो ऐसे नहीं करना है, फॉलो एकदम डिसिप्लिन के संग करना है। हमारा लेक्चर आए, आप उसको देखिए, उस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए,
ठीक ना। उसके बाद हम भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए एकदम डिसिप्लिन के संग, ऑनेस्टी के संग पढ़िए, सिलेक्शन पक्का होगा। आईआईटी, जिस आईआईटी में जाना चाहते हो उस आईआईटी में होगा, जिस एनआईटी में जाना चाहते हो उस एनआईटी में। 2 लाइनों के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ।